जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आप भी देते हो, जो सीडीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसकी एक सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ में हम लोग आज एक और नया वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे लेवल पे होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसने बोल रखा है, इसने गिवन है एक ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक। इसने बी सी को आगे क्यू तक ले रखा है, ठीक है, और ए से क्यू को मिला दिया। ए से किसको मिला रखा है? क्यू को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये यहाँ पे पॉइंट पी है और ये क्यू है। इसमें गिवन है रेक्टेंगल पी इज़ पॉइंट ऑन डी सी, ठीक हो गया। बी सी बराबर 24, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। डी से पी तक की डिस्टेंस है 10, ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ये है 10। आगे उसने बोल रखा है सी डी बराबर है 15, सी से डी है ना ये पूरा, अगर ये पूरा 15 होगा तो ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू कितनी है आपके पास? 15, ठीक। क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये 15, तो ये भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आगे उसने बोल रखा है कहाँ तक? पी तक बढ़ाए, ए पी क्यू, तो हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है? ए से क्यू तक की। एक ए से क्यू तक की डिस्टेंस निकालनी है। ध्यान से समझो, ये रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब ये एंगल किस वाले ट्रायंगल में? क्यू पी सी और क्यू ए बी में, दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर दो एंगल सेम है तो इसका मतलब तीसरा एंगल तो वैसे ही क्या होना है? सेम होना है। अगर दो एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अब सिमिलैरिटी। ट्रायंगल कौन सा? क्यू सी पी और ट्रायंगल क्यू बी ए, ठीक है, दोनों सिमिलर हो गए। अब आप ध्यान से समझो, तो इनका रेशियो, साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये 5 है तो ये कितना है? 15 है, तो रेशियो क्या बनेगा? 3 और 1 का, ये 1 हो जाएगा और ये 3। इसी रेशियो में क्या होंगे? इसकी साइड्स होंगी सभी। तो इसका मतलब छोटे वाले का जो साइड का रेशियो है 1, तो बड़े वाले का कितना है? 3। बात आ जाएगी समझ भाई। छोटे वाले का जो रेशियो 1:3 का था ना, 1:3 का, वही सभी साइड्स के लिए होगा। तो इसका मतलब ये 1:3 हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये पूरा 3 था, ये 1 था, तो बी ये कितना बच जाएगा? बी सी 2। तो इस 2 का मतलब हमारे पास कितना है? 24। बात आ जाएगी समझ। पूरी जो डिस्टेंस है वो है 3, और यहाँ से क्यू से सी तक की डिस्टेंस है 1 रेशियो में, तो 3 में से 1 गया, 2 कौन सा बच जाएगा? वो बी सी। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से 1 किसके बराबर आ जाएगा? 12 के। तो आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा? अब 1 12 के बराबर, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने हैं। बेस कितना हो जाएगा? 24 और 12, 24 और 12 कितना? 36। तो 36 36, ठीक है। यहाँ पे 15, और तो ये कितना आ जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को अब 36 का स्क्वायर या फिर ऐसे नहीं करना है, सीधे सीधे देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? 3 कॉमन, 3 पंचे 15, 3 से कितनी बार? 12 बार। 15, 5 और 12 का ट्रिपलेट किसके साथ? 13 के साथ। तो 12 गुणा 3 36 था, 5 तियाँ 15 था, तो 13 तियाँ क्या हो जाएगा? 39। तो 39 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसको भी ध्यान देना है कि ऐसे सॉल्व नहीं करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो जो ट्रिपलेट बन रहा है किस तरीके से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा था ना, 5 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है? 5 12 13 है ना। तो 13, अगर ये 15 होगा, 12 तियाँ 36 होगा, तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा? अपने आप ही 39 हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। इसने दे रखा है इफ़ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, तो अंडर रूट n निकालना है। अंडर रूट क्या निकालना है? n निकालना है इस कंडीशन में। तो ये तो n है। तो आप देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देख लो, ये जो 1 सबको क्या आप बनाओ? सेम बनाओ। ये 12 345, 12 345, तो इसको भी 12 345 बना दो। तो ये क्या हो जाएगा? 345 धन 1,
लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा देखो 12,345 का स्क्वायर, 12,345, 12,345, तो दो बार अगर जोड़ रहे हैं तो इसको कर सकते हैं हम लोग 2 इंटू, भाई 2 धन 2 कितना होता है 4, तो इसको 2 गुणा 2 भी तो कर सकते हैं। अगर 3 बार जोड़ रहे होते, 3 बार जोड़ रहे होते तो 2 गुणा 3 कर देते। तो जितनी बार जुड़ते हैं उतनी बार ही हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू इतना, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 बार आ रहा था सब में। तो अब देखो फिर इसका स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें तो अंडर रूट n निकालना था ना, तो अंडर रूट n निकालने का मतलब बाहर से क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो क्या बाहर निकल जाएगा, इसका सम। तो 1 2 3 4 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिख रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, देख लो। उसने ये बोल रखा है अ सम इज डिवाइडेड बिटवीन आकाश एंड भारत। ये सपोज आकाश है, ये भारत हो जाएगा। किस रेशियो में बांटा जा रहा है, वो बोल रहा है कि 1:2 में। आगे उसने बोलता है आकाश परचेज्ड अ बाइक फ्रॉम हिज पार्ट विच इज डिपा, क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, 14 होल 2/7%। तो देखो 14 होल 2/7% का मतलब बताओ कितना हो जाएगा। 14 होल 14 सते 98 99 100, तो 1/% होगा तो 100 कितना 700, मीन्स 7 में से 1 घट रहा है। कहने का मतलब ये है, अब देखो जब मुझे परसेंटेज में यहाँ से कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, अपॉन में आप टोटल, सपोज आकाश को टोटल कितना देते हैं, आप 1 नहीं देंगे, आप कितना दे देते हैं 7। अगर ये 7 हो जाएगा तो इसके रेशियो में इसका डबल कितना हो जाएगा 14। बात आ जाएगी समझ। तो अब ये हमारे पास प्रिंसिपल था, ठीक है, 700 100 से गुणा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ये वाली बात समझ आ जाएगी, क्योंकि 14 से ही 2/7 था ना, तो 1/7 निकल रहा था, तो टोटल 7 दे दिया इसको, तो इसका उसका डबल 14 हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो परसेंटेज के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 700 ले लिया। आगे उसने बोल रखा है वो क्या करता है, बाइक खरीदता है, और इस दर से उसका जो प्रिंसिपल से ना, जो इसका प्रिंसिपल होगा, इससे हर साल कितना 1/7 क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है। और जो भारत है इसने क्या कर रखा है, इसको इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे, 20%। इसको इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे, 20% पे। तो बोल रहे हैं कि, और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 20%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। उसने ये बोल रखा है ना, दर से कम होता है, भारत की धनराशि जो भी है वो 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने क्या कर दी, जमा कर दी, मीन्स उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसने बोल रखा है धनराशि निवेश कर 2 साल बाद मूलधन में कितना चेंज आएगा, तो जो प्रिंसिपल है उसमें कितना चेंज आएगा। अब आप देखो, मतलब 2 साल के बाद ना, ये तो जितना, ये तो हर साल जो इंटरेस्ट इसमें जुड़ेगा वही प्रिंसिपल होता जाता है, ये आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ से इसका प्रिंसिपल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। देखो क्योंकि हर साल 1/7 घट रहा है, और ये एक सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले साल अगर 1/7 का मतलब 100 घटेगा, तो दूसरे साल भी कितना घटेगा, 100 ही घटेगा। इसका मतलब टोटल कितना घट गया यहाँ से, 200, ठीक। अब यहाँ से 20% सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओगे भाई, 20 धन 20 धन 20 गुणा 20/100, तो ये कितना आ जाएगा 44। 20 अगर 100 करोगे ना, सॉल्व करोगे, 20 और 20 4 40 और 4 44, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कितना परसेंट मिल रहा है, इसको 44% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 44% अगर निकालोगे तो देखो 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 कितना 61। तो देखो यहाँ से 200 रुपये माइनस हो रहा है, और यहाँ पे 616 रुपये उसको मिल रहा है, 616 रुपये इसको मिल रहा है। तो टोटल जो चेंज आएगा ना, वो जो चेंज आएगा वो कितने का चेंज आएगा, देखो 616 मिला और 200 माइनस हुआ, तो टोटल कितने का चेंज आएगा, 416 का आएगा कि नहीं। और इसने बोल रखा है मूल प्रिंसिपल पे कितने का चेंज होगा, तो ये हो जाएगा, मूल कितना था हमारे पास 2100, 700 और 1400 2100, गुणा करोगे कितना 100, तो 2 0 से 2 0, तो 21 दूनी कितना होता है 42, लगभग पूछा है ना। तो अगर यहाँ से +4 कर देते ना, तो ये कितना हो जाता 42, 420, तो 20 टाइम्स कट जाता, तो लगभग कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 20%, ठीक है, लगभग कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 20%।
आ जाएगी बात समझ। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा। देखो राजू 3/8 ये राजू का हिस्से का है। फिर उसके बाद बोल रहा है एडम कितना 3/10 बचेगा 3/10 है ना। फिर रेनू, ये एडम है, फिर रेनू ये बोल रहा है 4/7 बचेगा। तो उसके बाद बोल रखा है कि अब कितना हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे कैलकुलेशन को सबसे इजी तरीका होता है कि मैं इसको टोटल कुछ ले लूँ। टोटल क्या ले लूँ, इन सब का क्या होगा एलसीएम, इन सब का क्या एलसीएम। 8 और 10 का एलसीएम बोलो कितना 40 भाई। 8 और 10 का एलसीएम 40 गुणा 7 कितना हो जाएगा 7 चौके 28। मैंने माना कि 280 ये टोटल था। 280 क्या था, उस पिज्जे का टोटल हिस्सा था जो पिज्जा है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 280 में से देखो 3/8 किसने खाया, राजू ने। अगर 3/8 खा दिया है, 8 में से 3 खाया तो बचा कितना 5/8। बचा कि नहीं बचा। ये अब जो बच गया है उसका 3/10 इसने खाया तो बचा कितना, फिर 10 में से 3 खाया तो 7/10। भाई ये ऊपर का खाया नीचे का टोटल था, तो इसका मतलब 7/10 बच गया, 3 खा लिया। अब यहां से देखो 4 खा लिया तो कितना बच जाएगा 3/7। ये बचा हुआ है और उसने बोल रखा है कि कितना हिस्सा टोटल का। ये तो अब बच गया, टोटल कितना था फिर हमारे पास 280। बस सॉल्व कर दो। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस 7 से ये 7 कट जाने, बट्टे में आएगा तो ये 280 से ये 280 भी कट जाने। कटेगा कि नहीं कटेगा। अब आप चाहे इसको लेते चाहे ना लेते, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ठीक, बिना इसको लिए, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं। बट मैंने तुम्हें समझा दिया अगर फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते। मैं डायरेक्ट बोल देता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। और मैंने पहले भी बोला है कभी भी अगर फ्रैक्शन में होता है या परसेंटेज में होता है वैल्यू, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखोगे भाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल 5 से कितनी बार 2 बार। तो आप ऊपर पे देखोगे सिर्फ 3 बचा होगा, अपॉन में सिर्फ कितना 8 दूनी 16। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे वैल्यू पूछी होती ना वैल्यू, तो हम लोगों को फिर ऐसे करना होता, कुछ दिया होता उसके बाद वैल्यू पूछी होती तो फ्रैक्शन वाली सॉल्व करने का तरीका एलसीएम होता है। यहाँ पे तो खैर आंसर परसेंटेज में पूछा था, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज होता है, तो वहाँ पर हमें इस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इसको ना भी लेता ना तब भी ये आंसर हो जाता। मैं सिर्फ ये बोलता भाई पहले कितना बच जाएगा 8 में से 3 खाया तो 5/8 बच जाएगा। 10 में से 3 खाया तो 7/10 बच जाएगा। और 7 में से 4 खाया तो 3/7। और यही हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा बोल रहा था कैंसिल आउट करके ये आंसर आ जाएगा। आ जाएगी आपको बात समझ। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है व्हेन पॉजिटिव नंबर ए बी सी आर डिवाइडेड बाय 13। 13 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 आता है, 7 आता है और 10 आता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसने बोल रखा है ये रिमाइंडर आ रहा है ठीक है, और ए बी सी को डिवाइड करने के बाद ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर होता होगा ए प्लस कुछ होगा, बी प्लस कुछ होता होगा, सी प्लस ये होता होगा, है ना। जब 13 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये ए भी 13 से कट रहा होगा, बी भी कट रहा होगा और सी भी कट रहा होगा। तो इसने बोल रखा है आगे कि ए को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना बच जाता है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब ये आता होगा रिमाइंडर बचने के बाद। तो इसने बोल रखा है इसका ए 1 टाइम, इसका 2 टाइम और इसका 5 टाइम, यही बोल रखा है। तो देखो अगर ये किससे कट जाता है 13 से, अगर मैं इसको इस पूरे, अगर आप ये समझ रहे हो कि यार ये नहीं आएगा, ए तो कोई नंबर था ना, तो आप इसको x + 9 कर सकते थे ठीक है। इसका मतलब x तो 13 से डिविजिबल था और 9 जो रिमाइंडर बच गया। अगर मैं इसको y कर देता, इसको z कर देता ना, तो y तो 13 से डिविजिबल था और z भी 13 से डिविजिबल था। तो अब इसका मैं 2 गुना करूँ, चाहे देखो अगर मैं बोलता हूँ 26 13 से डिविजिबल है, इसका 2 टाइम्स भी तो 13 से डिविजिबल होगा, इसका 5 टाइम भी तो 13 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो बच जाएगा वो सिर्फ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम है ये, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले से रिमाइंडर सिर्फ 9 बच रहा है, दूसरे से 7 दूनी 14 बच रहा है और तीसरे से 50 बच जा रहा है ठीक है। इसी को बस किससे भाग लगा देना आपको 13 से, इसी को किससे भाग लगा देना है 13 से। तो देखो भाई 13 से भाग लगाओगे तो यहाँ से का प्लस का 1 और यहाँ से बच जाएगा 13 चौके 52 माइनस का 2। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास
माइनस का 1 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा दिख रहा है सही, चलो कोशिश करो आजकल इसमें फिर इंक डाल के सही दिखेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, ध्यान दो। इसने बोल रखा है किसी निश्चित धनराशि पर 20% इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम। सिंपल जो इंटरेस्ट है किसी सम का 6/5 हो जाता है, किसका, सम का, सर्टन सम ऑफ मनी, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। बात आ जाएगी समझ, यही तो बोल रखा है, बस इतना दे रखा है। और इसने पूछा है कि 5 का 6 कब बन जाएगा, तो अगर इस पी को मैं इधर लेके आऊँ तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये 500 100 से गुणा करो, ये 500 हुआ, ये 600 हुआ, देखो। और कितना परसेंट दे रखा है इसने, 20%। प्रिंसिपल है 500, प्रिंसिपल कितना है 500 का 20% कितना होगा भाई, 500 का 20% आप बोलोगे 100 होगा, 5 दूनी 10 होगा कि नहीं, 500 का 20% होगा 100। ये 100 कितने सालों में 600 बनेगा, ये 100 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल 100 100 100 100 ऐसे ही जुड़ेगा। तो बोलो कितने सालों में 600 बनेगा, तो आप बोलोगे 6 साल, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात आएगी समझ। तो सिंपल इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल का 6/5 कितने साल में होगा, अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या था 20%। तो बताओ भाई 500 प्रिंसिपल था, ठीक है, 20% के हिसाब से 500 कितना हो जाएगा 100, तो एक साल में 100, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, तो 100 100 100 कितने साल में बन जाएगा 600 आपका 6 साल में। इससे भी बेहतर क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके कंसेप्ट को समझना। इसने बोल रखा है इन अ वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से मिल्क और यहाँ से वाटर, ठीक है। मिल्क इज 60% लेस देन वाटर, इसका मतलब 60% लेस, एक दूध 60% कम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, तो इसका 60% कम कितना हो जाएगा, ये 40। मिल्क 60% कम है वाटर से। आगे बोल रखा है x लीटर मिल्क इज एडेड, प्लस हो रहा है x लीटर, ठीक। तो वाटर और मिल्क का जो मिल्क एंड वाटर बन जा रहा है 3 और 5, कोई दिक्कत, ठीक हो गया। आगे उसने बोल रखा है y लीटर पानी ऐड किया जाता है, वाटर ऐड कर रहे हैं प्लस का y, तो यहां से अगला रेशियो बन जाता है 7:10, 7:10, ठीक। आगे बोल रहा है 30 लीटर दूध मिलाया जाता है, फिर से 30 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, अब रेशियो बनता है 4:5, 4:5 दिख रहे हैं यहाँ पे 4:5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, इसने पूछा हमसे x + y/2, यहाँ पे लिख देते हैं x + y/3 पूछा है, 2 नहीं 3। ध्यान से समझो, एक चीज समझना, जब कोई चीज ऐड नहीं हो रही है, कोई चीज ऐड नहीं हो रही है, तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इस लास्ट में देखो, यहाँ पे मिल्क ऐड नहीं, वाटर ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ मिल्क ऐड हो रहा है, तो वाटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर वाटर बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब ये रेशियो बराबर होना चाहिए। ये अगर ऊपर 10 है तो अपॉन में भी 10 करने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये 4 की जगह 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब हो गया कि ये 7 से 8 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, तो इस 1 का मतलब कितना था 30। ये तो हुआ भाई, ये एक 30 लीटर डालने, जब 30 लीटर हमने क्या मिल्क इसमें डाला, तभी तो ये 7 से कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें हमने कुछ मिलाया ही नहीं। तो अब आप देखो कि यहाँ से सब ऐसे ही था ना ये क्वेश्चन, 60% इतना मिलाया जाता है, दूध पानी का अनुपात इतना, y लीटर निकाला, अच्छा ये y लीटर निकाला जा रहा है, ये माइनस होगा क्योंकि पानी के निकाला जाता है, यह अनुपात इतना हो जाता है लीटर पुनः, ठीक है, ये माइनस है, ठीक, ये माइनस है। अब आप देखो ये समझ आ जाएगा, यहाँ से 1 का मतलब 3, तो 7 का मतलब कितना 70, भाई 1 का मतलब 30, 70 नहीं, 1 का मतलब अगर 30 तो 7 का मतलब 7 या 21, 210, और ये हो जाएगा कितना 300। अब आप देखो ये तो निकाला जा रहा है, बट ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा, और इसको भी अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज जो हो रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप 7 और 3 को क्या करोगे, बराबर करोगे। तो 7 और 3 को बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, फिर ये 7, इसको 3 से इंटू करोगे, इसको किससे
3 से इंटू कर लो और इसको किससे इंटू कर लो 7 से। तो 7 तिया ये 21 और 7 पंचे 35, 21 और 35 हो जाएगा। तो इस 21 का मतलब तो ये देखो टोटल कितना था 210 था, यहाँ तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो 210 का 210 ही रहेगा अभी। लेकिन ये कितना था अभी 350। एक भाई 210 का 21 का मतलब 210, तो 1 का मतलब 10, तो 35 का मतलब कितना 350। अब आप देखो 350 लीटर यहाँ पे था, कुछ y लीटर निकाला, अब 300 बच गया। इसका मतलब यही था 350 लीटर यहाँ पे था, कुछ y लीटर निकाला तो अब 300 बच गया। तो इसका मतलब y कितना निकाला होगा 50। ठीक भाई 350 था ना, तभी तो 50 लीटर निकल के 300 बचा होगा। अब आप देखो आगे, क्या ये पॉइंट चेंज हो रहा है यहाँ पे? ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। अब आप इसको तो खैर वैसे ही कर ले, 2 अनुपात कितना होगा ये 5। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ तो ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो अभी भी कितना रहता है 35 का 35, ये जो है ना ये 35 का 35 ही रहेगा। मतलब अगर आप इसको 7 से गुणा करते हो तो ये 7 दूनी 14। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको 5 का मतलब ये रख दो तो अब भी चलेगा, बट मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। तो इस 35 का मतलब अभी भी 350 है, तो इस 14 का मतलब कितना होगा अभी भी 140। भाई 35 का मतलब 350, तो 1 का मतलब 10, तो 14 का मतलब 140। अब आप बताओ 140 का 210 हो जा रहा है, 140 से 210 हो जा रहा है, तो वो लोग कितना ऐड किया गया होगा यहाँ पे? तो वाई तो हमें कितना मिल गया था 50, एक्स बोलो कितना ऐड किया गया होगा 70। भाई 140 था ना, एक्स लीटर मिलाया जा रहा है तो 210 हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 70/3। तो 120 बट्टे कितना 3, 3 चौके 12, 40। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये सिर्फ मैं आपको पूरा समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये बराबर बनाना, ठीक। बट आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बोलता कि यार नहीं, डायरेक्ट भी रख सकता था वैल्यू, जैसे यहाँ से कितना आ जाता 7 आ गया था ना, तो वही वैल्यू 210, तो 210 तो यहाँ पे भी रहेगी, तो मैं इसको इसके इक्वल करके फिर ये निकाल सकता था। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे ना यहाँ पे क्या था 3 5 था ना, तो 3 5, तो मैं डायरेक्ट बोलता 3 का मतलब, तो 3, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा था, 3 का मतलब 210, तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा फिर 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ से भी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है उसको बराबर कर रखा है, ताकि जो आने वाले क्वेश्चन होंगे हो सकता है कहीं कहीं पर हम लोगों को इसको ऐसे ही करना पड़े। बराबर वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना, जो बदलता नहीं है उसको क्या किया जाता है बराबर किया जाता है, तो वो आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है, रेशियो में। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखो। उसने बोल रखा है यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 की पावर n है का 6 है, तो बोल रखा है 7 3 8 2 5 3 की पावर n का क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बोल रखा है हर हमेशा देखो, इवन की पावर अगर 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है। इवन की पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट होती है 6। आप देखो 2 को 4 बार गुणा करोगे ना, 2 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 16, तो यूनिट डिजिट आएगी 6। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखो। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, सीधी सीधी बात है। तो वही चीज़ है कि 4 से डिवाइड होने के बाद इसका मतलब इससे बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाता है 81, तो ये 1 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। या फिर ऐसे समझ लो कि ऑड नंबर 5 को छोड़ के ऑड नंबर की पावर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो उस कंडीशन में विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा 1, किसको छोड़ के 5 को, क्योंकि 5 में हर हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, उसकी पावर कुछ भी हो। भाई आ जाएगी बात समझ। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाता 1। उसने बोल रखा है ए कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 30 डेज। देखो यार ये पेन थोड़ा सा कम लग रही है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। अब देखो उसने बोल रखा है अब एफिशिएंसी दे रखी है ए बी और सी की। बी ए से 25% अधिक और सी बी से, तो किसके बारे में नहीं दिया गया। देखो बी ए से, तो बी के बारे में बोला गया ए से इतना ज़्यादा है, और सी के बारे में बोला गया बी से इतना ज़्यादा है। तो ए के बारे में कुछ नहीं दिया,
ए को ले लेंगे हम 100, बी 25% तो 125, और सी इससे 20% अधिक तो 125 गुणा 120 बट्टे कितना 100। कोई दिक्कत, बस रेशियो बना दो। तो यहाँ से आ जाएगा 25 से, देखो 5, 25 पंजे 25 से कितनी बार 4 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार कट जाएगा भाई 20 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा 6। तो रेशियो क्या बन जाएगा 4, 5, 6। इनकी जो एफिशिएंसी है ना पर डे काम करने की, वो थी 4 काम, 5 काम और 6 काम हर दिन का। ए 30 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम अगर एक दिन का 4 काम करेगा, 30 दिन लगाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा इतना 30 गुणा 4। और उसने पूछा है ये तीनों ए बी सी, ये तीनों कितने दिन काम कर रहे हैं 3 दिन, तो 5, 6, 10 सॉरी 4 और 6 10, 5, 15, 15 एक दिन का काम, तो 3 दिन का काम इन्होंने क्या होगा कितना 45। टोटल काम था 120, टोटल काम था कितना 120, तो 120 में से 45 घटाओगे तो बचेगा 75। ये 75 काम बोला है बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी एक दिन का कितना काम करता है 5, तो 5 से इसको भाग लगा दोगे तो 15 दिन इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। कभी भी जिसके बारे रेशियो में यही होता है भाई, जिसके बारे में नहीं दिया गया होता है वो उसको हम लेना शुरू करेंगे। 100, इसको 100 लिया तो इससे 25% ज़्यादा, 125 का 120% ज़्यादा, तो ये हमने सॉल्व करके निकाल दिया, ठीक है। रेशियो आ जाएगी बात समझ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसने बोला है भाई 732 को x से जब डिवाइड करते हैं ना, 732 को जब x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रहता है 12। तो रिमाइंडर जो रहता है 12, अगर मैं इसको घटा देता हूँ x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 रहता है, तो वो नंबर 720 ऐसा होगा जो इस 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब जब मैं 732 को ना डिवाइड करता हूँ किसी नंबर से, तो रिमाइंडर रहता है, जैसे ये समझो ना कि अगर मैं बोलता हूँ कि 50 को 12 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर रहता है 2। तो इसका मतलब भाई जो इससे -2 करेंगे ना 48 आएगा। तो अगर मैं इसमें से -2 करूँगा, जो रिमाइंडर को अगर हटा दूंगा, तो ये नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। जो 48 है वो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 732 अगर भाग देते हैं, रिमाइंडर रहता है कितना 12, तो उस रिमाइंडर को हटा देता हूँ तो ये नंबर x से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हमें पूछा गया है कि x कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है x के, तो हम पहले ये देख लें कि इसके कितने फैक्टर पॉसिबल है। और फैक्टर पॉसिबल होने के लिए फैक्टर थ्योरम लेके आएंगे। तो देखो भाई ये हो जाएगा आपके पास 8 नम 72 गुणा 10 होगा कि नहीं होगा। इस 10 से 1 2 इसको दे देते हैं भाई, ये 5 गुणा 2 10। अब ठीक लिखा है, देखो 2 की घात 3 और 1 4, 2 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 9। क्योंकि देखो जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर का ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं अभाज्य गुणन खंड। ये फैक्टर थ्योरम में पढ़ा जाएगा। फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है। 3 की पावर कितना आ जाएगा 2, 9 को, और 5 की पावर 1। तो फैक्टर कैसे होंगे फिर, इन सब की पावर को एक एक करके बढ़ा दो। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 और 1 2, सब पावर एक एक क्या हो जाता है बढ़ाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, और आपस में क्या कर दो इनटू कर दो। तो 5 या 15 दूनी 30 इसके टोटल फैक्टर है। 72 के टोटल फैक्टर क्या है 30 है। लेकिन इस 30 में से ना उसने बोल रखा अगर रिमाइंडर 12 बचता है, तो रिमाइंडर 12 बचने का मतलब ये होगा कि यार मैं उस नंबर को 12 से कोई बड़े नंबर से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं ना यहाँ पे 720 को जब 12 से, जो 12 है ना, इस 12 से बड़े नंबर से क्या कर रहा हूँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस 12 से जो बड़ा होगा ना वही क्या होगा यहाँ पे x होगा। 12 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता। रिमाइंडर तो हर हमेशा उससे छोटा बचेगा ना। जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है ना, उससे छोटा ही क्या होगा हमारे पास शेष होगा। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा जो हमारे पास डिवाइजर होगा या उसका जिससे हम अब x की क्या करेंगे भाग देंगे, वो 12 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो बस आप ये देख लो कि इसके वो फैक्टर जो 12 से कम है उनको क्या कर देंगे माइनस, जो बच जाएंगे वो। तो कौन कौन से कम है, 1 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखो 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कट रहा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से 7 2 9, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 11 से नहीं कटेगा,
और 12 से भी कटेगा, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 12 से नीचे 10 ऐसे नंबर है जो 720 को काट सकते हैं। तो ये 30 में से 10 को आप माइनस कर दोगे तो 20 का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 20 ऐसे नंबर्स होंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इससे आ जाएगी भी बात समझ। चलो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कल भी इस पे एक क्वेश्चन था इसी तरीके का। 12 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, एवरेज 12 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, देखो 45.5। इसने बोल रखा है 4 का जो एवरेज है ना 41.5, 5 का जो एवरेज है ना वो है आपके पास 48। अच्छा, इसने बोल रखा है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 11th, अब जो बच गया ना 5 4 9 10 11 और 12वां नंबर, इसके बारे में बोल रखा है 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th एंड 9 मोर देन 12th। अगर मैं 10th को x मान लेता हूँ, देखो मैं दोबारा से समझो, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, ये 10वीं संख्या ना इससे 4 अधिक है, तो इसका मतलब मैं इसका उल्टा अगर बोलूं कि ये 11वीं संख्या 10वीं से 4 कम है, तो बात तो एक ही है। इसने बोला है 10वीं संख्या 11वीं से 4 ज़्यादा है, इसका ठीक उल्टा अगर मैं बोल दूं भाई 10वीं संख्या 11वीं से, यार यही तो होगा। अगर मैं बोलता हूँ ये 10वीं संख्या 15 है और 11वीं संख्या 19 है, तो आप बोलोगे यार उल्टा बोलता हूँ, रुक जाओ, 10वीं संख्या 19 और 11वीं संख्या 15, आप बोलोगे 10वीं जो संख्या है ना 11वीं से 4 ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन ठीक इसका उल्टा ये भी तो बोल सकते हो 11वीं संख्या 10वीं से 4 कम है, बात तो एक ही है, ये जो संख्या है इससे 4 कम है, या फिर उल्टा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसने बोल रखा है 4 अधिक है, तो इसका मतलब ये जो इसको x ले लिया ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4। और वही उसने बोल रखा है ये जो 10वीं संख्या है 12वीं से कितना 9 अधिक है, तो इसका मतलब 12वीं संख्या 10वीं से 9 कम होगी। ये बन गया आपके 3 नंबर। ठीक है, ये बन जाएंगे आपके 10 और 11 और 12 नंबर। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैंने माना कि भाई 12 सबका जो एवरेज था इन तीनों का अभी वो कितना रहा होगा 45.5 गुणा 3, क्योंकि 3 नंबर थे, बाकी इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 13। अब देखो ध्यान से, जो ये, अब ये तो मैंने तब लिया ना जब एवरेज अगर ये होता, अगर एवरेज ये होता और सबका एवरेज वही होता तो फिर ये होता, लेकिन यहाँ तो एवरेज कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो ये कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसका मतलब ये कहीं से लिया गया या फिर कहीं दिया गया होगा। तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो कितना कम है इससे, माइनस का 4 कम है कि नहीं भाई, 4 घटाओगे तो माइनस का 4 कम है, तो 4 1 में अगर कम है तो 4 में मिला के कितना कम हो जाएगा माइनस का 16, जो यहाँ पर आएगा। ठीक, इस साइड को आएगा माइनस का 16, क्योंकि हम इसके साथ इन्हीं से, तो ये 3 नंबर है ना, इन्हीं से तो इसने जोड़ तोड़ कर रखा होगा, ये तो एवरेज हमने सबका मान रखा है। अब जो ज़्यादा कम यहाँ पर ऊपर हो रहा है ना वो सब यहाँ पे एडजस्ट होगा इन तीनों के साथ। अब आप देखो यहाँ से यहाँ पे कितना का ज़्यादा फर्क है, 2.5 का। देखो 5 और 3 8 होता है, तो आधा ज़्यादा था तो 2.5 का। अब 2.5 1 में तो 5 में कितने, ये तो बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है, 5 में कितना बढ़ जाएगा 12.5, 12.5। ठीक, अब आप बताओ 12.5 में से 16 को घटाओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा माइनस का 3.5। ठीक, माइनस का 3.5 ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको क्या करना है, इसको आप क्या करोगे प्लस करोगे, जब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा फिर 5 5 10 6 3 9 10। ठीक, तो 140 प्लस 13, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 153/3, तो 3 पंचे 15 3 एकम 3। तो हमें फर्स्ट 10वें और 12वें का क्या पूछा था, एवरेज पूछा था, तो 10वें और 12वें का एवरेज कितना आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। 10वें और 12वें का एवरेज कितना आ जाएगा, देखो x प्लस x 2x माइनस 9/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो x कितना था यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आ जा रहा है 51 माइनस 9/2, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9/2 अलग से, तो 4 पॉइंट कितना 5, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 46.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये,
ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, वैसे क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर एग्जाम में क्या होते हैं, टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, वही वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग मिलते हैं कल।